नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाविकास अघाड़ी ने कमोबेश महाराष्ट्र के चुनाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पूरी महाविकास अघाड़ी 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई। दूसरी ओर एनडीए ने इतिहास रच दिया। इसके बाद कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी तीनों ही दलों ने नतीजों पर हैरानी जताई। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित और रहस्यमय है। यह कैसे हुआ, यह सवाल हर किसी के मन में है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत समझ से ही परे है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमें हराने के पीछे कोई षड्यंत्र है। पवन खेड़ा ने कहा कि नागपुर में बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिली थी, लेकिन चुनाव आयोग उस पर चुप रहा। देश की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से हम अपनी यह जिम्मेदारी समझते हैं। ये सारे सवाल हम उठाएंगे। हमें लोकतंत्र की चिंता है। पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी हम भी मानते हैं। पब्लिक मैंडेट नहीं, अगर मैनिपुलेटेड मैंडेट है महाराष्ट्र के संदर्भ में और ज्यूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसको कुछ लोग थ्योरी ऑफ लिमिटेड डेमोक्रेसी भी कह रहे हैं, तो कब तक जो विपक्षी पार्टियां हैं चुनाव के परिणाम के बाद इसका विश्लेषण करेंगी? क्या वक्त आ गया है कि विपक्षी पार्टियां अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ये तय करे कि अगर ये फ्लॉड सिस्टम है तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है? ये लॉ जो हो गया है ना, फ्लॉ बन गया है। और सही जवाब आपने उठाया। सारे विपक्ष पार्टियों को एक होकर एक आवाज में अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा, हम इंडिया जनबंधन के पार्टियों ने लगातार 10-11 महीने तक हमने कोशिश की इलेक्शन आयोग से मिलने की, वीवीपैट के मसले पर। हमें समय नहीं मिला, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमने एक दस्तावेज भी सौंपा इलेक्शन कमीशन को, पर कभी इस मामले पर हमें मौका नहीं दिया गया। तो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चुनाव हम लड़ते रहेंगे। कभी जीतेंगे जहां लेवल प्लेइंग फील्ड है, और कभी हारेंगे जहां टारगेटेड निशाना बनाया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़े। जैसा कि अभी सबसे लेटेस्ट इसका नमूना मिसाल है महाराष्ट्र। अब जो मूल सवाल है वो ये कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे विपक्ष के नेताओं, कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों में से किसी को हजम नहीं हो रहे। अब दो बात है, या तो सब कुछ ठीक है और जनादेश ही ऐसा है, इस बात को स्वीकार कर लिया जाए, और नहीं तो जिस जिम्मेदारी की बात कांग्रेस कर रही है या उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी क्या होगी? जयराम रमेश ने साफ साफ कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि टारगेटेड तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए आश्चर्य भी है। संजय राउत ने कहा कि यह जनता का वोट हो ही नहीं सकता, यह जनता का निर्णय है ही नहीं। हम महाराष्ट्र को जानते हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। मतलब चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग दोनों सवालों के घेरे में है। और अगर चुनाव की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है तो फिर पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? यही ना कि चुनाव की प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाया जाए। और चुनाव की प्रक्रिया विश्वसनीय कैसे बनेगी? विरोध करके। और विरोध का स्तर क्या होगा, यह तय करना राजनीतिक दलों का काम है। गौर कीजिए, पवन खेड़ा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे कि आज तक शेरो शायरी के अलावा कोई मजबूत जवाब आपने नहीं दिया है। पुणे में वोटर लिस्ट का मुद्दा हमने उठाया, ईवीएम की बैटरी को लेकर हमने सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने हरियाणा में भी आवाज उठाई कि वोट शेयर कैसे बढ़ गया, इसका कोई जवाब नहीं आया। चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे, आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता। जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की
कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। अब सवाल है कि अगर चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है, चुनावी प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं है, तो क्या विरोधी दलों में इतनी हिम्मत है कि वो इसके नतीजे को स्वीकार करने से इनकार कर दे? वो चाहे तो विधानसभा को विपक्षहीन छोड़ सकते हैं, कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर सकते हैं और चुनाव आयोग पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? क्योंकि फिर सवाल उठेगा कि अगर झारखंड के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, वायनाड के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, कर्नाटक तेलंगाना के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, तो महाराष्ट्र के नतीजे कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? आपने हरियाणा के नतीजों को तंत्र की जीत बताया था, आज महाराष्ट्र के नतीजों को षड्यंत्र बताया है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोग निर्णायक तौर पर इस षड्यंत्र, तथा कथित षड्यंत्र जो आप कह रहे हैं, इसके खिलाफ निर्णायक तौर पर आप लोग क्या करने वाले हैं? आपकी क्या रणनीति है, या सिर्फ ये एक रस्म है जो आप रिएक्शन दे करके हर बार हरियाणा के बाद छोड़ दिया, आज आप महाराष्ट्र के बाद छोड़ दे रहे हैं? कि हम मुद्दा ये चुनाव की पारदर्शिता का उठाते हैं और छोड़ देते हैं। हमारा जो तपस्या है, पहली तपस्या मीडिया से है। आप जिसको मास्टर स्ट्रोक की उपाधि देते हैं, उस पर थोड़ा सवालिया निशान भी लगाना शुरू कीजिए। जैसे जयराम जी कह रहे थे माइक्रो मैनेजमेंट, ये क्या मुद्दा है, ये क्या है माइक्रो मैनेजमेंट? इसको आप भी जरा थोड़ा, आप लोगों की भी इसमें सहायता चाहिए होगी हमें। मैं तो खुलकर आपसे ये मांग रहा हूं कि आपकी सहायता चाहिए होगी। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, उतनी ही आपकी भी है। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं उसमें। तो इसमें थोड़ा एक कदम अब आप भी बढ़ाइए तो उचित रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि वायनाड में हमारी जबरदस्त जीत हुई है, कर्नाटक में 3 उपचुनाव में जीत हुई, मध्य प्रदेश में भी हम जीते। बीजेपी ने झारखंड को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की, हिमंता वहां पोस्टर बॉय थे लेकिन कुछ नहीं कर सके। बीजेपी ने कहा कि घुसपैठिए घुस गए हैं, लेकिन झारखंड ने इस राजनीति को खारिज कर दिया, उसको ठुकरा दिया। तो फिर महाराष्ट्र के नतीजे पर शक कैसे कर सकते हैं और इसे नैतिक कैसे माना जाएगा, यह बड़ा सवाल है। जयराम रमेश ने कहा कैसे ये नतीजा आया है इसकी हम जांच करेंगे और विश्लेषण करेंगे। जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ऐसा नतीजा आएगा। उन्होंने कहा हमको पता था महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं, वर्किंग क्लास के लोग सरकार के खिलाफ हैं। हम आज भी यही मानकर चल रहे हैं। जो नतीजे आए हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। महाराष्ट्र में हमें धक्का मिला है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह धक्का दिया गया है। हमें हराने के पीछे कोई षड्यंत्र है। तो क्या महाअघाड़ी किसी षड्यंत्र की वजह से हारा, या फिर जनता को समझ पाने में घोर नाकामियों की वजह से? It is targeting, they have targeted every seat that the BJP is contesting. That is what they have targeted. They have targeted 148 seats. जहां लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलती है वहां हम जीत के दिखाते हैं। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा को लगता है अगर दे दी तो उनका और उनके नगर सेठ का भारी नुकसान हो जाएगा, वहां वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में आपको सामने दिख रहा है। बहुत सीधी सी बात है और उससे ज्यादा सीधा सवाल है कि क्या कांग्रेस अब विपक्ष के नेतृत्व का उसी ताकत के साथ दावा कर सकती है जो उसने लोकसभा चुनाव के बाद हासिल की थी? अभी से यह आवाज उठने लगी है कि इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव को सौंप देनी चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि क्या इंडिया गठबंधन नई परिस्थितियों में नए फैसले लेने को तैयार है, क्योंकि उनमें से कुछ फैसले बहुत कठोर हो सकते हैं। उम्मीद तो हरियाणा के नतीजों के बाद भी की जा रही थी कि वो कोई संदेश देगी। इसके पहले मध्य प्रदेश के नतीजों के बाद कहा जा रहा था, छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद कहा जा रहा था, लेकिन हर बार पार्टी ने अपने पुराने क्षत्रपों के आगे हथियार डाल दिए। लेकिन अब यह तरीका कांग्रेस की बर्बादी का कारण बनता जा रहा है। क्या कांग्रेस अभी भी इससे कोई सबक लेने को तैयार है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।